नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे प्रारूप भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप भी इसको कई जगह लिखित रूप में ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए, उससे संबंधित जो है डिटेल जो है मैंने आप लोगों को अपलोड कर दी है। दोनों वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने अब कल अपलोड कर दिया था, तो जो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ चैनल पर एक बार विज़िट करें। उन्हें काफ़ी जो है उनका बहुत ही स्टैंडर्ड वाला स्टडी मटेरियल एक्चुअली वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जो है वो मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। साइकोलॉजी में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हिंदी का जो है व्याकरण से संबंधित पूरा कोर्स मैंने करवा दिया है, और हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो चल रहे हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन से हमने शुरुआत की है, तो वो भी मैंने वहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। देखिए, एक बार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कुछ दिन ही सही लेकिन इसके ऊपर रेगुलर स्टडी करके देखें। आपको बिल्कुल इसमें जो है बहुत ही उम्दा किस्म का स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, वो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और साथ में जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक जो है ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसे कहा जाता है। देखिए, कई बार इंग्लिश में इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसका एक एक शब्द जो है बहुत ध्यान से देखें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005 इसे कहा जाता है। इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है अब मैं अपलोड कर रही हूँ। उसका पार्ट 1 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उनका पार्ट 1 ये है। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, और आगे के जो है पार्ट्स आएंगे उनमें 15 के सेट में मैं जो है क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए डालूंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। ध्येय वाक्य के रूप में NCF 2005 कौन सा वाक्य काम में लेता है। ए, निश्चित सफलता मिलेगी। बी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सी, शिक्षा बिना बोझ। या डी, इनमें से, या फिर डी जो है वो ये सभी, यानी कि ये सभी वाक्य जो हैं उसके ध्येय वाक्य हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी, शिक्षा बिना बोझ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे वो है इस क्वेश्चन के संबंध में पूछ सकता है एग्जामिनर के जो ध्येय वाक्य है वो NCF 2005 का क्या है। तो देखिए, शिक्षा बिना बोझ यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है हमारा NCF का ध्येय वाक्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शिक्षा बिना बोझ। क्वेश्चन नंबर 2 है, NCF 2005 को लागू करने में किस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। ए, NCERT, बी, CBSE, सी, दोनों, या डी, दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो आंसर है इसका वो है सी। NCERT और CBSE इन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है NCF को लागू करने में। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, NCF 2005 में कुल कितनी कोर कमेटी का गठन किया गया है। ए, 20, बी, 22, सी, 24, या डी, 21। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, 21 कोर कमिटीज जो है NCF 2005 के अंतर्गत बनाई गई हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, NCF 2005 में कुल कितने अध्याय या क्षेत्र हैं। ए, 3, बी, 4, सी, 6, या डी, 5। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज़ जो है दोनों इसके वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें। मैंने NCF से संबंधित जो है डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर करवाई है। वैसे तो आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम करता है, लेकिन NCF और इसके अलावा जो RT एक्ट 2009 हुआ, क्रियात्मक अनुसंधान हुआ, इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मापन एवं मूल्यांकन हुआ, इनको जो है डिटेल में पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन उनमें से बनते हैं वो एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, फैक्ट्स दे देता है, सही गलत पूछ लेता है। तो इस तरीके का जो जजमेंट पावर है वो केवल इनके डिटेल स्टडी से ही हो सकता था। इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रही हूँ। देखिए, मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित और भी प्रश्न मैं वहाँ पर अपलोड करूँगी, लेकिन हिंदी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही मैं केवल मापन एवं मूल्यांकन पढ़ाऊँगी आपको, इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएँ, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो फ्रेंड्स नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन उनको मिल सके।
तो देखिए आप लोग जो है लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। और देखिए हम लोग संडे को जो है एसएसटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको बम्पर टेस्ट उसके अंदर जो है दूंगी, प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन वो जो टेस्ट आएगा वो संडे को आएगा। देखिए एनसीएफ 2005 में जो है कुल जो अध्याय और क्षेत्र हैं वो 5 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक के सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास जिसे भावनात्मक विकास भी कहते हैं, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, यानी कि समस्त जितने भी पक्ष हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए जो बालक है उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों ही तरह का विकास जो है सर्वांगीण विकास को बताता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ में एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा को स्थान दिया गया है? दूरस्थ शिक्षा को, एक बालक एक अध्यापक शिक्षा यानी कि जो बालक और अध्यापक का अनुपात है 1:1 दिया गया है, सी शांति शिक्षा को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एनसीएफ में जो है शांति शिक्षा को जो है स्थान दिया गया है। आपको ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल माइंड में याद रखना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें शांति शिक्षा का जो है प्रावधान दिया गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। देखिए दोनों जो फैक्ट्स हैं वो तो सही हैं। तीसरा जो है यह बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि सभी जितने भी कथन हैं वो एनसीएफ 2005 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला, भौतिक संसाधनों को, दूसरा शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, तीसरा बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या चौथा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को। तो बताइए किसके लिए जो है एनसीएफ 2005 में गुणवत्तापूर्ण जो है आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसे समाहित किया जाएगा? बताइए आंसर। तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। मेन जो है एनसीएफ 2005 जो कार्य करता है वो पाठ्यक्रम के ऊपर कार्य करता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके संबंध में कार्य करता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो 4 जो है वो सबसे परफेक्ट आंसर है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है कक्षा 10 की परीक्षाएं जो हैं ऐच्छिक हों। दूसरा है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन हो। तीसरा जो है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की जो हैं वो ऐच्छिक हों। चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है कक्षा 10 की परीक्षा जो है वो ऐच्छिक होनी चाहिए, इसके संबंध में जो है इस पर जो है सुझाव दिए गए हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो देखिए पाठ्यक्रम के जो है 3 चर बताए गए हैं, आश्रित चर, मध्यस्थ चर और स्वतंत्र चर। तो देखिए जो पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है। आश्रित चर जो है वो बालक है और जो स्वतंत्र चर है वो शिक्षक है। यानी कि शिक्षक, पाठ्यक्रम और बालक ये 3 महत्वपूर्ण चर हैं जिन्हें आश्रित, मध्यस्थ और स्वतंत्र चर कहा गया है। तो आंसर इसमें 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि शिक्षण के आधार पर इसके 3 चर हैं। पहला जो है आश्रित चर है, दूसरा मध्यस्थ चर है और तीसरा स्वतंत्र चर है। यानी कि बालक, पाठ्यक्रम और जो शिक्षक है इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 चर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? पहला, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, रटने को महत्व प्रदान न करना। तीसरा, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त होना। चौथा, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा ये तो सारे जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो पहला है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये उसमें समाहित नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। पहला, मूल्यांकन प्रक्रिया में। दूसरा, शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य वस्तु। तीसरा, शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। चौथा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन के अनुभव प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है चौथा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो देखिए शब्दावली की ओर संकेत करता है, इसमें पाठ्यचर्या जो शब्दावली है वो किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए वो इसी तरफ संकेत करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन जो बालक को अनुभव प्राप्त होता है उसी ओर यह संकेत करता है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है? देखिए ये बिहार टेट में आया हुआ है, सेकंड लेवल में 2011 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इसको। विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु जो पाठ्यचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। दूसरा दिया हुआ है, पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट दिया हुआ है, विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के वृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखी जाए। चौथा है, विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो हो नहीं सकता क्योंकि विज्ञान जो है वो इतिहास को नहीं बताता, वो तो इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। तीसरा जो है, विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के वृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखी जाए। तो देखिए जो बालक है वो पूर्ण रूप से जो है विज्ञान पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि उसका स्थानीय और वैश्विक जो है कंक्लूजन दिया जाता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। तो देखिए ये जो है मोरल वैल्यूज हैं, विज्ञान के अंतर्गत इनको नहीं दिया जा सकता, विज्ञान तो केवल वास्तविकता बताता है। तो देखिए ये भी क्रॉस हो जाता है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए, यानी कि जो बच्चा है, जो भी बताया गया है बच्चे को, जो भी प्रोवाइड करवाया गया है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के अंतर्गत, तो जो बच्चा है उसके संज्ञानात्मक यानी कि उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही वो सारा जो है मटेरियल उसको प्रोवाइड करवाया जाए। तो एक इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि देखिए सीटेट के प्रथम लेवल से है, 2012 में सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो दिया, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मकता के गुणों को विकसित करता है। तो देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि केवल पर्टिकुलर यानी कि सीमित कर रहा है, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की बात हो रही है, तो ये भी सीमित कर देता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो है सुडोकू, केवल सुडोकू गेम को जो है खेलने में विद्यार्थियों की हेल्प कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है इन दोनों को कंपेयर करना है, और इसमें भी जो हम देख रहे हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि देखिए सृजनात्मकता के गुण के साथ साथ जो है वो संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो देखिए तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा।
इसी के साथ देखिए 15 क्वेश्चंस का ये सेट था। पार्ट नंबर 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। आगे जो है पार्ट नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। कल जो है पार्ट नंबर 2 हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसके साथ ही जो है आप लोगों को पता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका जो अभिवृद्धि एवं विकास वाला टॉपिक लगातार चल रहा है, उसके वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड कर रही हूँ। वो टॉपिक मैंने बीच में रोका नहीं है, उसका मतलब उसको भी मैं साथ लेकर के चल रही हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं यानी कि यूनिट 5th जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इस यूनिट को स्टार्ट कर दिया है। और देखिए 5th यूनिट ऐसी यूनिट है जहाँ से निश्चित तौर पर हर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। डिटेल में तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करके जाएँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।